हो गया हुआ। चलो ध्यान से समझो फिर से। हम क्या बोल रहे हैं कि जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का अगर हम सेंटर ऑफ मास निकालें, वो ऑब्जेक्ट रिजिड ऑब्जेक्ट होता है। रिजिड ऑब्जेक्ट के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। मतलब जिस किसी भी ऑब्जेक्ट के दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस अगर फिक्स हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट क्या है? रिजिड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इस पूरे ऑब्जेक्ट को मूव होना है इस एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, कितना एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है? ओमेगा। इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन है? m1, m2, m3, m4 सब है। ठीक है, लेट अस सपोज जो भी पार्टिकल्स m1 उसका रेडियस जिस पाथ के अलॉन्ग वो मूव करेगा वो रेडियस कितना है? ठीक है, इसमें इस पाथ के अलॉन्ग मूव करेगा, सर्कुलर मोशन होगा, इस m2 का रेडियस कितना है? हम बात करने वाले आज का टॉपिक जो है थ्योरम है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थ्योरम है। ठीक है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक फिक्स्ड एक्सिस के अलॉन्ग जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे क्योंकि इसको हम प्रूफ भी कर चुके हैं। आपको याद होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालते हैं तो वो आता है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस इस तरह से mn rn स्क्वायर। समझ रहे हो? बात बोल के पड़ेगा। ठीक है, तो याद रहेगा m1 rn स्क्वायर m2 r स्क्वायर सब कहाँ तक? तो mn क्या है? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स सिस्टम के, यानी ये पूरा सिस्टम जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मास m1 m2 m3 m4 m5 mn तक है। ठीक है, सोचो यहाँ पे ध्यान दो इधर कि अगर हम इन सबको ऐसे लिख सकते हैं, i का वैल्यू अगर हम 1 से n तक मान लें और यहाँ पे mi और i का स्क्वायर करते हैं, जहाँ पे i बता रहा है कि i का वैल्यू 1 से लेकर के n तक जुड़ता चला गया, तो ये बात अपने को सबको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इतना होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? सब लोग समझ रहा है? वेरी गुड। अब सोचो कि आज का जो थ्योरम है उसमें क्या हो रहा है, कहीं फंस के हम गिर ना जाए। अगर गिर जाए तो तुम लोग हंसना मत। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अब तक हम लोग जो पढ़े उसमें लीडरशिप, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट का लीडरशिप एक एक्सिस कर रहा। कितना एक्सिस कर रहा? एक एक्सिस। एक पर्टिकुलर एक्सिस है, पूरा ऑब्जेक्ट पूरा सिस्टम हमारा उसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर किसी के दिमाग में ऐसा ख्याल आ जाए, ऐसा सोचे कि एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। ठीक है, एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, लेकिन अगर हम चाहते उसी ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, तो उसके लिए हम लोग को कुछ थ्योरम का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो जो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें साफ साफ लिखा हुआ कि एज वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, रिजिड बॉडी का बात हो रहा है। रिजिड बॉडी किसको कहते हैं बता चुके हैं? जिस किसी भी ऑब्जेक्ट के दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस अगर फिक्स रहे तो वो रिजिड बॉडी होगा। हम लोग रिजिड बॉडी है? हम अपना गाल ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दे, बोलो मॉलिक्यूल जो दो भी मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स हमारे स्किन के हैं वो दूर हो गए? फिक्स तो नहीं रहा। ऐसे ऐसे दबा दो तो समझ रहे हो? हमारा हाथ ऐसे है, हमारे हथेली के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर है, हम अगर ऐसे कर ले तो फिक्स है? नहीं फिक्स है। तो ये हम ह्यूमन बॉडी जो है हम लोग रिजिड बॉडी है क्या? लेकिन अगर हम मान लो जमीन पे पड़ा हुआ एक पत्थर ले लें, पत्थर जिस भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना है, हर एक पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? फिक्स्ड होगा, वो तो नहीं बदलने वाला। तो ये क्या होगा? रिजिड ऑब्जेक्ट। तो ऐसा नहीं दिमाग में रखना कि रिजिड बॉडी मतलब सॉलिड बॉडी। हर सॉलिड बॉडी रिजिड बॉडी नहीं होता। कंडीशन क्या होना चाहिए कि उसके दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होना चाहिए। चलिए, तो अगर हम बात करें, अपने को पता है कि रिजिड बॉडी का अगर हम किसी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहे तो अपने को पता है, क्योंकि पहले हम लोग निकाल चुके हैं, उसका प्रूफ भी किए हैं, है ना? तो लिखा हुआ है कि एज वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इज नॉन, वो पता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उसी सेम ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में निकालें, तो उसके लिए कुछ थ्योरम का रिक्वायरमेंट होगा। इफ वी वांट टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट अबाउट अनदर एक्सिस, किसी दूसरे एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो उसके लिए कुछ थ्योरम का रिक्वायरमेंट होगा। अब इस थ्योरम को अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो कुछ थ्योरम आएंगे जिसके लिए हम एक एक्सिस को छोड़ करके दूसरे एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी सेम ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिटरमाइन कर पाएंगे। उसमें से कुछ थ्योरम है जैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक्सिस नहीं लिखें, क्या लिखें? एक्सिस। दो एक्सिस आ गया है, प्लुरल। एक्सिस का जो प्लुरल होता है वो क्या होता है? एक्सिस। तो पहला थ्योरम हो गया आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो आज चलो पहला थ्योरम हम लोग शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये थ्योरम कहता क्या है इसको पहले समझते हैं अच्छे से। ठीक है, इधर मिटा दें, ये बात सबको पता है क्या है ये? ठीक है,
समझते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद रखोगे जो है, ठीक है। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा पीछे? हाँ, फर्स्ट क्लास है, पहले पढ़ो फिजिक्स कुछ? नो, समझ में आ रहा थोड़ा बहुत? अभी जो फार्मूला हम लिखे थे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए निकाला हुआ फार्मूला था, ठीक है। ये दिमाग में रहेगा फार्मूला? चलिए, थोड़ा बेसिक ठीक ठाक है, बैठो। चलिए ध्यान देते हैं, ठीक है। सोचो कि ये थ्योरम जो कह रहा है इसको पहले हम लोग समझते हैं। ये थ्योरम क्या कह रहा है, इस थ्योरम का मतलब क्या है, ठीक है। ध्यान दोगे। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिजिड ऑब्जेक्ट है जिसका ये एक्सिस जो है वो इस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। सेंटर ऑफ मास तो समझते हो? अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप बैलेंस्ड वे में उठाना चाह रहे हो, लिफ्ट कराना चाह रहे हो बैलेंस्ड वे में, कहीं भी अनबैलेंस ना हो, तो उस ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर ऑफ मास से उठाते हैं हम लोग। सेंटर ऑफ मास को पहले बता चुके हैं, ठीक है। सोचो कि हम आपको बताए थे कि यहाँ पे ढेर सारे पार्टिकल्स होते थे, M1, M2, M3, M4, जो एक्सिस से एक फिक्स डिस्टेंस पे होता था, जो डिस्टेंस एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था, R1, R2, R3 जिसको लेते थे, जो उस M1, M2 का सर्कुलर पाथ का रेडियस हुआ करता था। यस और नो? समझ रहा है? सब लोग बोल के पढ़े। अगर हम ये पूरा सिस्टम को गंदा ना करें और हम सीधा आपको ऐसे समझा दें कि हमारा जो पार्टिकल्स है वो ये है, ठीक है, और ये सिस्टम पूरे n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम हर एक पार्टिकल के मास को स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं और उसको mi लिख देते हैं। बाद में हम i का वैल्यू 1 से लेकर के n तक कर दें, चलेगा? कोई दिक्कत? तो बताओ, वो पार्टिकल्स जिस सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, समझ रहे हो, उसका रेडियस क्या होगा? ri। कोई दिक्कत? क्या हम लोग किसी भी रिजिड ऑब्जेक्ट का एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हुए हैं? ये पता है। लेकिन इस थ्योरम में इस एक्सिस को छोड़ करके किसी और एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सोचो क्या होने वाला है अगर हम यहाँ पे कोई अनदर एक्सिस सपोज कर लें। समझ में आ रहा? लाइन सीधा है, लाइन सीधा है। अच्छा सुनो, अब तक अपने पास लीडरशिप के लिए, पूरे सिस्टम को नचाने के लिए एक एक्सिस हुआ करता था, और अब कितने हैं? 2 एक्सिस का कुछ नाम मान लो। लेट अस सपोज कि इस एक्सिस का हम नाम मान लेते हैं x डैश y डैश, और अब हम जिस एक्सिस के अलॉन्ग निकालने वाले हैं वो उसका नाम मान लेते हैं x और y। कोई दिक्कत किसी को भी? अब हम ये मान लें अगर कि इस एक्सिस से इस एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ है, कुछ भी मान लो d। कोई दिक्कत? तो ये थ्योरम क्या कहता है, इस थ्योरम को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स है, M1, M2, M3, बहुत सारे पार्टिकल्स है। अगर सबका हम सम कर दें तो सिस्टम का टोटल मास मिलेगा। टोटल मास को कैपिटल M मान ले, कोई दिक्कत किसी को? नहीं। मतलब हम अगर कहें कि इन सभी मासेस को, जो M1, M2, M3, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उन सभी मास का सम करेंगे तो सिस्टम का पूरा मास मिलेगा m। क्लियर है? दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस d। वेरी गुड। ये पहला एक्सिस जो है वो कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास, जिसका पॉइंट क्या माने? C से। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि अगर हम चाहते हैं किसी अनदर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे लिखते हैं? I से। जिस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हो उस एक्सिस को क्या माने? x। वो किसके बराबर होगा? सुनोगे ध्यान से, पहले बढ़िया से समझेगा। वो बराबर होगा उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो पहले, जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन उस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिख सकते हैं x डैश y डैश, I x डैश y डैश प्लस सिस्टम का होल मास इनटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों एक्सिस के बीच का, उसके स्क्वायर का प्रोडक्ट करके पहले वाले एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो नए वाले एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? ये बात कह रहा है। तो इसको हम लोग इस चीज़ को लैंग्वेज में समझते हैं पहले अच्छे से, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, हम कोई भी एक्सिस माने, वैसे एक्सिस कौन सा है? एक्स वाई। वो एक्सिस कौन सा है? इसके अलोंग अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं वो किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू द, किसके बराबर होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट अनदर एक्सिस एक्स डैश वाई डैश पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास सी, जो बराबर होगा उस एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है।
आगे क्या कह रहा है, जिसका डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होगा, बिल्कुल इसके पैरेलल होगा, प्लस उसमें जोड़ना है किसको, द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर डिस्टेंस। कौन सा स्क्वायर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दोनों एक्सिस के बीच का है। तो दोनों एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका स्क्वायर का प्रोडक्ट सिस्टम के होल मास के साथ करके जो सेंटर से पास हो रहा है उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जोड़ दें तो नए वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, यानी अबाउट न्यू एक्सिस। समझ में आ रहा? तो ये होगा कैसे भाई, इसको तो प्रूफ करना होगा ना, होगा कैसे, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे ध्यान से। ठीक है, सबको यहाँ तक लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले लीडरशिप सिर्फ एक एक्सिस के अबाउट हुआ करता था, लेकिन अब थ्योरम के हिसाब से हम लोग लीडरशिप करने वाले हैं 2 एक्सिस के अबाउट। ठीक है, हो सकता है हम लोग एक्सिस, नए नए एक्सिस के अबाउट लीडरशिप करेंगे। अच्छा, लीडरशिप से कुछ याद आता है तुम लोगों को, लीडरशिप से कुछ याद आ रहा है? जैसे पहले गांव में नोटिस करता हो, जो बच्चा लोग होता है ना, वो लीडरशिप टेंड करने में है ना बहुत तेज होता है। वो लोग क्या करता है, ध्यान है सबका इधर, किसी का घर में जिसका बाप बाहर कमाता है, सूरत मुंबई में, वो आता है तो क्या करता है, मिठाई लाता है। तो मिठाई जब लाता है तो उसका पहली बात तो उसके बाप के साथ उसका जितना भी प्रोडक्ट होगा सब लूझ जाएगा। तुम देखो जी, देखो तुम गांव में जब बहुत दिन के बाद किसी के गार्जियन घर आता है तो उसका बच्चा उसका ऐसे पैंट पकड़ के लटक जाता है, लगता है कि पैंट उतार देगा, लगता है ना। उसको तो ढूंढता है कि हमारे लिए क्या लाया, लेकिन मिठाई जरूर लाता है हर गार्जियन। मिठाई जब लाता है तो वो मिठाई इतना कमीना बच्चा होता है कि मिठाई घर में नहीं खाएगा, 2-3 ठो हाथ में लेके वो बाहर जाएगा। पहले नोटिस किया, बाहर जाता है, अब बाहर जाने के बाद क्या करता है, उसका जितना भी दोस्त लोग होता है उसको दिखाएगा, ऐसे चाटेगा, खत्म नहीं करेगा। चाहता तो खत्म करके आ सकता था, खत्म नहीं करता। देखे उसके बाद क्या होता है ना कि जितना लोग खेल रहा होता है उसके साथ जो दोस्त लोग होता है सब उसके पीछे पीछे घूमने लगता है। नोटिस किया? तो अब लीडरशिप ये कर रहा है, ये अकेला बंदा अब लीडरशिप कर रहा है। देता किसी को नहीं है, चाटेगा सिर्फ, घूमेगा लेकर के, देगा किसी को नहीं। खत्म कर सकता था खा के तुरंत, लेकिन खत्म करता है क्या, खत्म घूमता है सबको। अब वो लीडरशिप कर रहा है किसका, सभी बच्चों का। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे जितने मास है एम आई का वैल्यू, आई का वैल्यू 1 से n तक, m1 m2 m3 mn, सब का लीडरशिप कौन सा मास करेगा, m। अभी एक एक्सिस लीडरशिप नहीं कर रहा, दूसरा एक्सिस भी आया है। चलो सुनो ध्यान से। अच्छा नोटिस किया उस समय कि कुछ बच्चा जो होता है वो धीरे धीरे उसके भीड़ से हट जाता है, क्योंकि उसको लगने लगता है कि देने वाला नहीं है। इतना देर से इसके पीछे घूम रहे हैं, कोई दे तो नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद उसमें से भी कुछ बच्चा होता है जो बहुत ज़्यादा लालची होता है। ठीक है, वो उसको पहले कभी दिया हो या नहीं दिया हुआ, लेकिन उसको एहसास कराएगा। हमारा अब्बा याद तो याद हो तेरा दलियल मिठाइया याद है, उसको बोलेगा हमारा ना दबी की, तो मांगेगा कमीना फिर उससे, और वो ले के रहेगा, क्योंकि इतना लालची रहेगा ना। बगल में उसका दोस्त खा रहा होगा, वो पीछे से वो नाक उसका चल रहा होता, वो सूंघता नहीं, वो मिठाई सूंघ रहा होता है, और अंत में ले ही के रहेगा। याद है लो तखनी दे ले लेते रहूँ, याद है, और लेके छोड़ता उससे। तो अभी दोनों के बीच कंट्रीब्यूशन हो गया, समझ रहा? तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दोनों के बीच होने वाला है, दोनों एक्सिस के अबाउट कंट्रीब्यूशन होगा, और देखेंगे कि हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। ठीक है जी, हो गया, समझ रहे हो? इधर मिटा के प्रूफ कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी से समझोगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या प्रूफ करना है, आई एक्स वाई इज इक्वल टू आई एक्स डैश वाई डैश प्लस एम डी स्क्वायर। एम डी स्क्वायर मतलब टोटल मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, चलिए ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग कंसिडर किए, लेट अस कंसिडर अ रिजिड बॉडी। दिख रहा है क्या कंसिडर किए? कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जो n नंबर ऑफ उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसका मासेस कितना है, जल्दी जल्दी समझेंगे। ऑफ मासेस m1 m2 m3 m4 mn। कोई दिक्कत है? सब कहाँ पे है? प्लेस्ड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस r1 r2 ... rn रिस्पेक्टिवली। कहाँ से?
फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है? चलिए ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। जल्दी से इंक खत्म हो गया, इंक भी डाल देते हैं, तेजी समझेगा। चलिए, अगर जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को पहले पता है। उस एक्सिस का नाम हम क्या दिए हैं? उस एक्सिस का नाम है एक्स डैश वाई डैश। एक्स डैश वाई डैश है, वेरी गुड। उस एक्सिस का नाम है एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। देयरफॉर बताइए, अगर हम लिखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस एक्स डैश वाई डैश इज, बताइए क्या होगा? पहले निकाला हुआ था एक एक्सिस के अबाउट क्या होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आई इज इक्वल टू समेसन ऑफ एम आई आर आई, जहाँ पे आई का वैल्यू 1 से लेकर के n तक होता है। ये किस एक्सिस के अलॉन्ग निकाल रहे हैं? ये तो पता आपने को, कोई दिक्कत किसी को? बहुत ही बेसिक डेरिवेशन है, बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। ये फॉर्मूला हम लोग पहले प्रूव भी कर चुके हैं और अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज भी कर चुके हैं, ठीक है। सिमिलरली बताइए, अगर हम निकालें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस एक्स वाई इज, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट तुम्हारा उधर है और एक्स वाई एक्सिस बिल्कुल इधर है, देख रहे हो। तो अगर हम पूछे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, तो इतना r1 इतना d जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा? r1 और d को जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए ध्यान से समझिए, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब लिखने वाले हैं आई एक्स वाई, अब डैश नहीं लिख रहे हैं। क्लियर है? बोलिए समेसन ऑफ क्या होगा? आई का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, एम आई तो है लेकिन जो दूरी का स्क्वायर का टर्म है वो अब अकेला दूरी नहीं है, उसमें आर आई भी है, उसमें जुड़ चुका है डी, अब इसका स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत? ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो? तोड़ दो। बोलिए समेसन ऑफ आई का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, एम आई बोल रहे हैं, वो मांगने वाला एम आई, वो वाला नहीं एम आई बोल रहे हैं, समझा? एम आई। बोलिए आर आई का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। अच्छा तुम लोग जानता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? क्या एम आई सब में गुना कर दें? कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समेसन ऑफ आई का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, एम आई किसके साथ गुना हुआ? आर आई का स्क्वायर प्लस एम आई प्लस, सॉरी क्या है, एम आई टू आर आई डी, मतलब सब में मल्टीप्लाई हो गया है ना। क्लियर है? हम इसको सेपरेट अगर करें, ध्यान दोगे सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेट करने का मतलब आई का वैल्यू 1 से लेकर के n तक है, कोई दिक्कत किसी को? इसमें लिख रहे हैं एम आई आर आई का स्क्वायर। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। डी का फंक्शन को हम बाहर कर दे रहे हैं, समेसन के अंदर क्या बचेगा? आई का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, सिर्फ आई का जो टर्म है समेसन उस किसके लिए? m के लिए। यहाँ तो आई नहीं है ना, इसलिए डी को बाहर किए थे। एम आई सिर्फ बचा प्लस इसमें और इसमें आई है, बाकी चीज़ को क्या करेंगे? बाहर करेंगे। 2 और डी बाहर हो गया, समेसन ऑफ एम आई आर आई, हर जगह आई का वैल्यू 1 से लेकर के n तक। क्लियर है? आप समझिए, यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है जो समझना, वो क्या है उसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो इक्वेशन आया है ये आई एक्स वाई के लॉन्ग आया है। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस एक्स वाई के लॉन्ग आया है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्लियर है? आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं, जो थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किए थे, कि हमको पता है ये चीज़ कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बैलेंस वे में लिफ्ट कर रहे हैं तो ज़रूर उसको लिफ्ट सेंटर ऑफ मास के अबाउट किया गया होगा। एज वी नो दैट द ऑब्जेक्ट इज बैलेंस्ड अबाउट सेंटर ऑफ मास। जब कभी भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास के अबाउट में बैलेंस होता है, उसका दूसरा मतलब है कि जो उसका अल्जेब्रिक सम होगा मोमेंट्स ऑफ वेट, मोमेंट्स ऑफ वेट मतलब जितने भी पार्टिकल्स का वेट का अल्जेब्रिक सम होगा,
किस एक्सिस के अबाउट, जो सेंटर ऑफ एक्सिस से सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है उसके अबाउट उस वेट का सब सम क्या होगा, 0 होगा। इस चीज़ को हम करके दिखाएंगे, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को अगर हम यूज करते हैं, क्या लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा लिख भी देते हैं। क्या लिखा हुआ है, एज वी नो दैट, आगे बोलिए, द ऑब्जेक्ट इज बैलेंस्ड अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये बात पहले से भी पता है। इस वजह से क्या होगा, सो द अलजेब्रिक सम ऑफ moments of weights of all particles about an axis passing through must be, इसको अब गौर से समझना, अब थ्योरम प्रूफ होने वाला है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर हम बात करें, यहाँ पे गौर से देखो, सब जगह देख लिया, वेट फोर्स कहने का मतलब क्या होता है, mg। देखो इस चीज़ को गौर से देखो, ये अपने को पता है, पहले से निकाला हुआ है, यही है ना, किसके बराबर है, क्लियर है। इसको छोड़ देते हैं। अगर हम कई सारे पार्टिकल्स है 1 से लेकर के n तक, जिसका मास m1 m2 m3 सब ले लें, उन सब का मास का सम कर दें, टोटल मास m मिलेगा। अब हम आते हैं यहाँ पे, इसको अगर हम लिखें किस टर्म में, देखो ध्यान से, वेट के टर्म में। यहाँ पे जो अभी हम भाषण लिखे हैं इतना लंबा, इसका मतलब क्या है, वेट को किससे लिखते हैं, mg से लिखते हैं, कोई दिक्कत। m जो टर्म है वो i के टर्म में है, और आगे क्या है, ri, जहाँ पे i का वैल्यू 1 से लेकर के n तक है। बताइए वो मोमेंट्स जो हम वेट के रिस्पेक्ट में बाहर है, उस मोमेंट्स का वेट का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 0। आप सोच सकते हो कि सर यहाँ तो g का वैल्यू तो 0 है ही नहीं। जब कभी भी किसी दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, लेट अस सपोज x इंटू वाई बराबर अगर हम 0 लिख रहे हैं, x इंटू वाई बराबर, हम बोले y का वैल्यू 1 लाख है, कितना है, 1 लाख। इसका मतलब 1 लाख रहे या 1 करोड़ रहे, अगर प्रोडक्ट 0 मतलब x 0 रहा होगा, समझ रहा। तो उसी हिसाब से यहाँ पे तो आप लिख सकते हो कि सिंस इसमें अगर हम g को बाहर करें, थोड़ा ध्यान से समझो, किसको बाहर करें, g को, तो यहाँ पे समेशन ऑफ हो गया i का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, mi ri बराबर 0। अब गौर से देखो, यहाँ g का गुणनफल इसके साथ है, ये टर्म बिल्कुल सेपरेट हो गया है, कहाँ है, यहाँ पे g का गुणनफल इसके साथ है। g का वैल्यू 0 है क्या, नहीं है। g का वैल्यू 0 है क्या, नहीं है। g का वैल्यू 0 नहीं। यहाँ के बाद इधर आएंगे, सिंस g का वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है देयरफॉर ये वैल्यू 0 के बराबर होगा, यस और नो। इसका मतलब है कि i का वैल्यू 1 से लेकर के n तक जो है mi ri, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, क्लियर है। दूसरा चीज़, एंड ऑल्सो फिगर में देखो, यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखते हैं कि i का वैल्यू 1 से n तक उन सभी मास का सम है, उन सभी मास का सम है जिसका वैल्यू हम m1 m2 m3 से लेकर के n तक माने थे, तो बोलो ये टोटल मास होगा, कोई दिक्कत। इसको हम अगर मान ले इक्वेशन 2, इसको मान ले इक्वेशन 3, और हमारा इक्वेशन ये 1 माना हुआ। सोचो 1 2 और 3 को अगर हम 2 3 नहीं, ये क्या 2 पहले मान चुके हैं ना, क्या होगा 3 4 है ना, 3 और 4। सोचो उधर से 1 3 और 4 का वैल्यू अगर 2 में पुट करें तो क्या होने वाला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पुट करें, देखो पुट कर रहे हैं, पुट 1 3 एंड 4 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन, ध्यान से समझेगा। इक्वेशन 2 बोलो, i x y है, बोलिए ये पूरा वैल्यू इक्वेशन 1 से किसके बराबर है, x डैश y डैश के बराबर है, प्लस कर दिए। ये वैल्यू बताइए, इसका वैल्यू पूरा इक्वेशन 3 से देखो या इक्वेशन 4 से, इसका पूरा वैल्यू किसके बराबर है, तो ये पूरा कैपिटल M हो गया इंटू डी स्क्वायर, कैपिटल M इंटू डी स्क्वायर, क्लियर है। इतने का वैल्यू बताओ, इतने का वैल्यू, इतने का वैल्यू किसके बराबर, 0 को 2d से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा।
तो बोलिए आ गया आई एक्स वाई इज इक्वल टू आई एक्स डैश वाई डैश प्लस एम डी स्क्वायर, यस और नो? यही प्रूफ करना था। आप कैसे नोट करोगे? सबसे पहले आप जो स्टेटमेंट लिखे हो, स्टेटमेंट लिखो हो, दैट इज करके उसके नीचे ये चीज़ नोट करोगे, फिगर बनाओगे और उधर से इधर तक प्रूफ करोगे। क्लियर है?